नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज इसराइल ने गज़ा के गिर्द अपना खूनी शिकंजा मज़ीद गहरा कर दिया। प्रोग्राम में हम गज़ा से एक आवाज़ आपको सुनवाएंगे, जर्नलिस्ट हैं वो हमसे बात करेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हलचल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अमलन अब आप भूल जाएं क्योंकि कोर्ट ने 10-5 से उसको सस्टेन कर लिया है। कुछ उसके अंदर डिविजन्स नज़र आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसका क्या असर फैसले का नवाज शरीफ की फ़्लाइट पर और वापसी पर पड़ता है या नहीं पड़ता, इसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। मेहमानों को तारफ़ कराने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में क्या क्या बड़ी खबरें बनी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक माजी के फैसलों पर 8-7 के तनासुब से मुस्तरद करते हुए 10-5 की अक्सरियत से वन मैन शो ख़त्म कर दिया है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 1100 फ़लस्तीनी शहीद, 150 बच्चे और 100 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू, आज लंदन से सऊदीया रवाना हो गए। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। गज़ा में वफ़ाल अदीनी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, जियो से इनका ताल्लुक, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें सीनियर पॉलिटिशियन ज्वाइन कर रहे हैं, तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, दोनों का बहुत शुक्रिया। क्विकली अगर मैं कामरान साहब आपसे सियासी मामले पर अगर मैं पहले बात का आगाज़ करूँ, ये मौलाना फजल रहमान आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं वो इलेक्शन के बारे में कभी बर्फ़बारी का जिक्र कर देते हैं, कभी मईशत का जिक्र कर देते हैं। क्या पकड़ा है JUI के अंदर कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं? कुछ आपका मूड बदल रहा है इलेक्शन के बारे में या नहीं? ये वजाहत तो कर दें। कतन नहीं, हम इलेक्शन के लिए तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे। हमारा मुतालबा बुनियादी तौर पे जल्द अज जल्द इलेक्शन था। इसको ले जाया गया जनवरी में। जनवरी का महीना जो है वो आम तौर पे जहाँ पे हमारे एरियाज़ हैं, जहाँ से हमारा वोटर जो है ना ताल्लुक़ रखता है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह बलूचिस्तान, वहाँ बर्फ़बारी होती है, रास्ते बंद होते हैं। अच्छा, सिर्फ बर्फ़बारी नहीं होती है, वहाँ पे जो है ना वो सर्दी और गर्मियों के हवाले से माइग्रेशन भी होती है। पूरे के पूरे कुंबे ख़ानदान पूरे के पूरे जो है ना वो सर्द इलाकों में, गर्म इलाकों में मौसम के हवाले से वो माइग्रेट करते हैं और उसके साथ जो है ज़ाहिर है हमारा वोटर अफेक्ट होता है। तो मौलाना ने जो बात की है मुनासिब बात की है मेरा ख्याल है। और इससे पहले आप ज़रा इसको अपने जहन में ताज़ा करिए इस बात को कि एक इलेक्शन होने थे मार्च के महीने में और उसको PTI ने चैलेंज किया था। कोई तनोली साहब है हमारे दोस्त, वहाँ पे एबटाबाद बेंच में पेशावर हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा यही मौसम का वो लिया था। तो उस वक्त मेरे ख्याल मार्च में बहुत मौसम खुल गया होता है, तो उनका एतराज़ किसी ने भी उसको उस पर बात नहीं की। और जनवरी में तो बहुत सारे मसाइल होते हैं और इसके साथ हमारी ये भी तजवीज़ थी कि इसको पहले ले आइए, दिसंबर में ले आइए। नवंबर में तो अब मुमकिन नहीं है कि नवंबर में इलेक्शन वो कर सके, क्योंकि डिलिमिटेशन वाला मामला जो है ऑब्जेक्शन लेने उन्होंने शुरू किए हुए, तो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो फिर उसको डिसाइड उन्होंने अगले महीने। लेकिन अगर उसी महीने में हुआ जिस महीने पर आपने एतराज़ किया, मौसमी एतराज़ किया, तो फिर आप शिरकत तो करेंगे ना, उसकी तैयारी तो करेंगे। एतराज़ आपने उठा दिया, ठीक है, बिल्कुल शिरकत करेंगे। देखिए हम इसके बावजूद भी शिरकत कर रहे हैं कि बाजोड़ में हमारे साथ क्या हुआ, 84 लोग शहीद कर दिए। अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ, बाकी और लोगों को शहीद किया गया, उलमा है सारे और जयद उलमा है, उनको शहीद किया गया। मगर इसके बावजूद भी इलेक्शन का मैदान हम खुला नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए। तलाल साहब, आपकी तैयारी तो मुकम्मल है। आज मियाँ साहब ने घर से रवानगी की, आपने तो बिल्कुल इसको नेटफ्लिक्स की मूवी बना दिया माजरत के साथ। हर जो किलोमीटर के ऊपर जो है ना आपने अब करना है कि मियाँ साहब हुण उत्थे पहुँच गए ने, हुण इत्थे उतरे ने। ये हॉकी की कमेंट्री है। आई अंडरस्टैंड कि आपने ज़ाहिर उसको मिल्क करना है मीडिया वाइज, लेकिन ज़्यादा ही नहीं हो गया ये कि मियाँ साहब आप चल पड़े हैं, फिर वहाँ पे उतरेंगे, फिर वापस आएंगे? क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, अब कोई किसी अच्छा समझे इस बात को या बुरा समझे, पिछले 40 साल से सियासत जो है नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ सियासत है पाकिस्तान में। हम तो डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन हमारे मुखालफिन हमसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। हमारे बयानात कम हैं और वो बयानात ज़रा आप देख लें, वो नहीं आएंगे, वो नहीं पहुँचेंगे, वो इंतखाबात, वो फ़लाँ होगा, वो ये होगा। वो आप देख लें कि कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो हमारे मुखालिफ है जिसने इस पर बात ना की हो।
तो उसके जवाब में भी कोई बात करना पड़ती है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो लोग मांग रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत मियां नवाज शरीफ को है। पिछले 25 साल में सिर्फ एक इलेक्शन में उन्हें हिस्सा लेने दिया है। 2002 में बाहर रहे, 2008 में बाहर रहे, 2013 लड़ने दिया, 17 में फिर बाहर कर दिया। और मेरी गुजारिश ये है कि ये अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो सबसे ज़्यादा हमें सूट करती है। और जब भी नवाज शरीफ नहीं, अभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्या? अब तो सारी फील्ड ही आपकी है, लेवल को तो छोड़ें आप। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बार बार देखे ना, मेरी गुजारिश है ना, ज़रा थोड़ा सा अब अगर ये कह देना कि अब हमारे साथ वो ज़्यादती या जुल्म नहीं हो रहा, या हमें पकड़ पकड़ के बंद नहीं किया जा रहा, या नाअहल नहीं किया जा रहा, या झूठे मुकदमे नहीं बनाए जा रहे और हम पर कोई ये एहसान कर दिया है किसी ने, तो फिर तो ये मेरा मतलब आपका तजिया ठीक है। और अगर हमने ये सब कुछ भुगता है और तकड़े होके भुगता है और उसके बाद हमें हमारी पूरी एक जिद्दोजहद के बाद ये यहाँ पर ये पहुंचा है कि जुल्म करने, या मेरा मतलब वो जो एक हालात थे पाकिस्तान के वो बदले हैं और अदारों ने फैसला किया है कि अब वो ये काम नहीं करेंगे, तो ये हमारी सियासी एक जिद्दोजहद की कामयाबी है और ये हमने बहुत कुछ करके हासिल की है, ये कोई घर बैठे हमें नहीं मिल गई। ठीक है, मैं ज़रा सिद्दीकी साहब से पूछता हूँ, लेकिन JUI की तरफ से भी आवाज़ उठती है कि किसी को जितवाने की कोशिश की गई, ये खदशात क्यों हैं? लेकिन तलाल साहब, मुझे लगता है कि आपको मजीद मीठा चाहिए, तो सियासी मिठे तो खुश नहीं है, तो कहने होर मीठा होवे इस दफे। मैं ज़रा आता हूँ आपके पास वापस। करीम साहब, ये जो कह रहे हैं कि अब जज साहिबान ने जो माजी के केसेस हैं उनके ऊपर राइट ऑफ अपील जो है उसको डिफीट हो गया, वो क्लॉज जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में, और नवाज शरीफ की तायात नाअहली का मामला जो वो भी ज़ेर बहस है। व्हाट इज़ योर टेक? अगर क्या नवाज शरीफ इससे मुतासर होते हैं, नहीं होते, नंबर एक, और अगर होते हैं तो किस अंदाज से होते हैं, अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? गो अहेड। सवाल मुख्तसर है लेकिन काफ़ी सारी इसके अंदर उलझने हैं। पहली बात तो ये कि आज जो था एक चीज़ जो 10 जज साहबान ने की है वो ये है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून बना सकती है। इस हवाले से मान रख लिया पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट बता दिया, ठीक हो गया। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और कानून भी है जो कि जो है वो है जजमेंट ऑफ रिव्यू एंड ऑर्डर्स एक्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट, जो अभी पीछे जब ये कानून आया था उसके बाद जो है उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था। उसके अंदर रिव्यू पिटीशन का जो स्कोप है वो एज एन अपील उसको सुना जाए। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अगर ये माजी से अपील का हक नहीं मिला क्योंकि वो रिव्यू उनका डिसमिस हो गया हुआ था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी रिव्यू अपना एग्जॉस्ट कर लिया, तो उन पर तो अप्लाई नहीं होता था। हाँ, लेकिन इसमें जो है ये जो जजमेंट ऑफ रिव्यू का कानून है जिसको कलअदम करा दिया था 3 रुकनी बेंच ने, जस्टिस उमरता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब ने। अब उस हवाले से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, वो ये है, वैसे आपसे आपकी इजाज़त से गुजारिश करूं, हमने इतना लाइव प्रोसीडिंग के अंदर कानून सीखा है, हमें सीधी सीधी बात बताए, नवाज शरीफ इससे मुतासर होता है या नहीं होता? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि नहीं होता। इसमें इस कानून जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसमें पहले भी नहीं वो आते थे, फॉल करते थे, ठीक है, क्योंकि वो रिव्यू डिसमिस हो चुका था। लेकिन जो जजमेंट ऑफ रिव्यू एंड ऑर्डर्स एक्ट है जिसके अंदर रिव्यू पिटीशन का स्कोप बढ़ाया गया है, उसमें ये अगर वो कानून रहता है तो फिर ये कम से कम केस बनता है कि मेरा रिव्यू जो है वो आपने एक लिमिटेड उसके अंदर सुना था, जहां अब ये कानून आ गया है, इसके तहत आप मेरा रिव्यू अपील की तरह से सुना जाए। लेकिन पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया था और ये कहा था कि उन्होंने नाअहली ताहयात जो है वो 5 साल भुगता लिया, सो दैट्स ओवर, अभी दैट होल्ड्स द फील्ड, राइट? जी बिल्कुल, वो अभी तक तो वही है ना, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर वो कानून जो कि जजमेंट ऑफ रिव्यू एक्ट का था, क्योंकि उसमें रिव्यू पिटीशन का स्कोप जो है एज एन अपील सुनने जाने के वाले से था। जब ये 14 मई का इलेक्शन हुआ था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने किया था, उससे पहले एक कानून आया था जिसपे अटॉर्नी जनरल ने सरप्राइज किया था और फिर वो उसकी वजह से कामरान साहब उसमें वो बन सकता है। लेकिन उसके साथ एक और 2 चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं कि अल अजीज़िया के अंदर उनकी 8 साल की कन्विक्शन है और अभी एवन फील्ड की अपील भी वहाँ पर पड़ी है।
तो अगर वहां पे कन्विक्शन बरकरार रहती है तो डेफिनेटली वो फिर 8 लेकिन साल के उसका बाद इससे का ताल्लुक शुरू नहीं, होता है। तायात नाअहली वाले मामले से फिलहाल ताल्लुक नहीं है। कमरान साहब, चीफ जस्टिस ने और कोर्ट ने पार्लियामान का मान रख लिया, जो आप कवानीन बनाए उसको उन्होंने इंडोर्स किया। जो चीफ जस्टिस का एक शहाना अंदाज था कोर्ट चलाने का, उसको उन्होंने अब कमेटी के हवाले कर दिया। आप इस तमाम जाविये से खुश हैं जो आज हुआ फैसला? ज़ाहिर है इसको अप्रिशिएट करते हैं, वरना एक और बात हो जाती, आप पार्लियामान की सुपरमेसी पे जो है वो एक सवाल जो है सवालिया निशान खड़ा हो जाता, यानी उसकी लेजिस्लेशन की पावर जो है वो कर्टेल हो जाती। दो कि उन्होंने ये कहा है कि रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता, मगर इसके बावजूद जो है ना उन्होंने जो कुछ उस कानून को बाकी मेंटेन किया और कहा कि सस्टेनेबल है, देन जो है मेरा ख्याल है कि पार्लियामान जो है उसकी सुपरमेसी की तरफ एक और कदम है। और दूसरा इसके साथ एक और जो वो आप क्रेडिट देंगे आज के चीफ जस्टिस को, वो क्रेडिट ये दिया जा सकता है जिस तरह से जरदारी साहब को आप क्रेडिट देते हैं बाज़ मामलात में, कि उन्होंने अपने इख्तियार, वो ऐसा शख्स था, ऐसा शख्स है जिसने अपने इख्तियार को ख़ुद कर्टेल किया था। इसी तरह से इस चीफ जस्टिस साहब ने भी अपने इख्तियार को ख़ुद कर्टेल किया है। ये भी हो सकता था, स्टे तो था, चल रहा था, इस तरह से मामला पड़ा रहता, वो अपना टेनोर इंजॉय करते, मगर उन्होंने बहरहाल जो है ना एक इसको फिक्स किया। और एक बहुत बड़ा मुतालबा फुल कोर्ट का था, जिसको पिछले दौर में जो है वो नज़रअंदाज किया जाता रहा फुल कोर्ट के सामने। फिर आप हम सब की एजुकेशन हुई, सारा दिन टीवी के सामने बैठ के देखते थे, सुनते थे, और उसके बाद जो ना अल्टीमेटली डिसीजन। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात हुई है। अब आगे कौम चले, और कम से कम जो डिस्प्यूट नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट में, जो उसमें डिवीज़न नज़र आती है, वो भी अब ख़त्म होनी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ नेशन, फॉर द सेक ऑफ कंट्री। अच्छा, तलाल साहब के पास जाने से पहले ज़रा मुझे ये बता दें, मैंने पिछला सवाल आपके पास छोड़ा था, आपको क्या खदशा है? आप क्यों कहते हैं किसी को जितवा ना दिया जाए? किसको जितवाना चाह रहा है और कौन जितवाना चाह रहा है? ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप किसी के जितवाने की बात, व्हाट इज़ हैपनिंग? क्या इशू क्या है? देखिए, हम तो अपने साथ दूसरों के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर किसी को अगर इलेक्शन मुझसे पूछा किसी और दोस्त से, पहले आप कामरान साहब बताइएगा, फिर मैं तलाल साहब के पास मुफस्सल जवाब के लिए जा रहा हूँ। जी बताइए। हाँ, देखिए किसी और दोस्त का तो सवाल ये हो सकता है कि उनको जो है ना वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनके लिए रुकावटें हैं, उनके लिए नाअहली है। हमारे साथ तो जान के मसाइल पेश आना शुरू हो गए हैं, और वो जान के मसाइल भी ऐसे कि जिसमें 100 के लगभग शहादतें हो जाएं और 200 के लगभग ज़ख्मी होने लग जाएं, यानी आपका पूरा आधा जलसा जो है ना वो इस तरह से लूटा जाने लगे, और आपकी जो सेकंड टियर है, जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, उसके ऊपर कातलाना हमले शुरू हो जाए। तो ये यकीनन जो है ना, ये फिर ऐसा लगता है, ये खौफ पैदा हो जाता है कि ये किसी को जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता है, देखिए कुछ ऐसी भी सियासी पार्टियाँ अल्लाह ना करे कि उनका कोई बंदा ज़ख्मी भी हो या उसकी तरफ कोई इस तरह से उंगली भी उठाए, मगर उनके लोगों के ऊपर कभी जो है वो इस तरह के हमले नहीं हुए। और जो भी हमले हुए मौलाना साहब की ज़ात पे हुए हैं, हैदी साहब पे हुए हैं, इस तरह से, तो उसमें जो है फिर हम भी जो है ना गिले शिकवे का हक तो यकीनन रखते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तलाल साहब से पूछिए। तलाल साहब, अब बहुत अरसे के बाद कोर्ट के अंदर से आपको एक जमहूरी आवाज़ नज़र आ रही, पार्लियामान का मान रखा है, जमहूरियत के बारे में चीफ जस्टिस ने जितनी बातें की हैं, को एग्जिस्ट करने की बातें की हैं, मेरे ख्याल में इतनी बातें शायद पार्लियामान के अंदर से भी बाज़ औकात आपको सुनाई ना दें। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा मुवाफिक माहौल लगता है। अब बड़ी जिम्मेदारी है सियासतदानों पर कि उन्होंने अपना मामला सीधा रखना है। अब आप ना जुडिशरी के साथ सींग लड़ाने की बात कर सकते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम धर सकते हैं। अब तमाम के तमाम बॉल आपकी कोर्ट में है। जी तलत साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं क्योंकि गली मोहल्ले का एक सियासी कारकुन हूँ, और इस वक्त पाकिस्तान के जो गली मोहल्ले में आम आदमी है उसका कंसर्न उसकी रोटी है और उसका रोज़गार है, उसकी ज़िंदगी है, जो कि बहुत मुश्किल हो गई है। सो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को भी कम अज़ कम इन बातों पे कि भी लोग क्या चाह रहे हैं, और उसके अलावा कुछ रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो किसी न किसी हद तक ज़रूर तय होने चाहिए। बाकी जो आज अदालत ने किया है, अदालत मैं समझता हूँ बहुत देर बाद साकिब निसार की एक जो साए हैं वो ख़त्म हुए हैं। अदालत का अपना वकार बहाल हुआ है, अदलिया का वकार तो बहाल हुआ है कि वन मैन शो ख़त्म हुआ है, उस वहाँ से आमरीत ख़त्म हुई है, मगर हमेशा अदालतों ने तो आमरीत को दुआम बख्शा है। पार्लियामेंट ने
अदालत के अंदर से भी वो जो एक आमरीत है उसको ख़त्म करने पे भी कानून साजी की, मगर वो भी आधी तस्लीम की गई है। यानी जो कानून अच्छा लगा है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और जो अच्छा नहीं लगा, जो वो आपने कहा कि नहीं अच्छा, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट का तमाम पूरे का पूरा जो कानून है उसको तस्लीम करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा मामला था तो इसको अगली पार्लियामेंट पे छोड़ा जा सकता था, और पाकिस्तान में कवानीन पे और उसकी शिकों पर सियासी जो चीज़ें हैं देख कर फैसले नहीं होने चाहिए। तो मेरा ख्याल आज का फैसला अदलिया के वकार में ज़्यादा बहाल करेगा। पार्लियामेंट को भी चले शुक्र है कि कुछ ना कुछ उसको आपने अहमियत दी है, लेकिन उसको 50-50 बहुत सारे कुछ उसको मुस्तरद भी किया है, हालांकि सारे का सारा एक्सेप्ट होना चाहिए था। आपको मतलब ना तमाम खुशी की हालत में है अभी भी आपको इस फैसले के अंदर से भी आपने नुक्ता वैसे अच्छा निकाला है कि एक शिक जो आपने स्ट्राइक डाउन कर दी वो भी तो पार्लियामेंट नहीं बनाई थी ना। तो लेट मी गो टू कयूम साहब ऑन दिस। तो कयूम साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का जो बनाया वो कानून आपने इंडोर्स कर लिया, वो कह रहे हैं क्वालिफाई आपने किया है, 2 शिकों के ऊपर आपने डिवीजन के साथ उसको एक्सेप्ट किया, विच इज़ फाइन, लेकिन एक आपने नॉकआउट कर दिया, वही पार्लियामान है। सो इसको आप किस तरह स्क्वेयर अप करते हैं? अच्छा, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो है कि वो 2 जज साहिबान जो अपील का हक दे रहे हैं वो इस बात पे इख्तलाफ कर रहे हैं कि माजी से अपील का हक, मुस्तकबिल की अपील का हक दे रहे हैं, माजी से नहीं दे रहे। अब अपील का हक अगर आप दे रहे हैं तो फिर ये क्या, अब इसके अंदर क्या है, ये हम खोज लगाएंगे और आप तक नहीं खोज लगा के अभी बताएं मुझे। अभी आप तज्जियाती खोज लगाएं और मैं सेनेटर साहब से पूछूंगा और तलाल साहब से भी पूछूंगा कि ये क्या मुहिम्मा है कि माजी में जो है उस पर अपील आपको नहीं चाहिए, मुस्तकबिल की ठीक है। आप जरा बताएं ना, खोजी तो आप हैं, मुझे पता है। अब इसमें जो है वो कुछ फैसले हैं, और फिर बिलखसूस अगर देखा जाए तो ये वो जो मुखालफत में आए हैं वो जज साहिबान कौन हैं, वो 5 जज साहिबान हैं और ये 5 जज साहिबान वो हैं जो कि सीनियरिटी प्रिंसिपल पे नहीं आए, जो पिक एंड चूज़ के ज़रिए 4थे 5वें नंबर से हैं। मतलब उनमें जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, हसन अज़हर रिजवी हैं, आयशा मलिक शाहिद वहीद हैं और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। ये 5 के 5 जज साहबान जो हैं, ये नाजरीन की सहूलत के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जंप करके आए। ठीक है। तो ये जो है एक फ़र्क आपको समझ आती है कि इनको जंप करवाने वाले कौन थे और उनके क्या फैसले थे, तो शायद वो फैसले ख़तरे में पड़ जाते, जैसे नस्ला टावर का हो गया, या जज को मुकदमा ना सुनने के बजाय उसको वो लगा दिया, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ जुडिशल ऑर्डर ख़त्म किया और फिर उस पर 6 रुकनी बेंच बना दिया। तो पार्लियामान के कानून पर एतराज़ कम है और अपना जो माजी है उसको छुपाने की जुस्तजू ज़्यादा है। उसकी जुस्तजू मेरा ख्याल में ज़्यादा है, और उसमें आपको फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये दोनों जज साहबान आपस में समदी भी हैं, मतलब उसमें ये जो मैंने बताया था ना, आप खोजी हैं, तुसी रिश्तेदारियां भी दसनी शुरू करते हैं, खोजी तो आप हैं। मतलब ये तो फैक्ट्स हैं, ये कोर्ट में रहने का फायदा भी होता है, सिर्फ कानून ही समझ नहीं आता, रिश्तेदारियां भी समझ आती हैं। लेट मी गो टू सेनेटर साहब ऑन दिस। सेनेटर साहब, ये बताइएगा, तो क्या अदालत के फुल बेंच को पार्लियामान के बनाए हुए कानून के एक हिस्से को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए था? व्हाट्स योर टेक? देखिए, इसमें मुझे मैं खुद जो है एक चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। एक चीज़ फ़र्ज़ करिए कि अगर गलत है या उसको आप मेंटेन करते हैं, कहते हैं कि सस्टेन करते हैं, तो आइंदा के लिए तो कर रहे हैं, मगर अगर गलती कोई माजी में हो चुकी है तो उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज है। और वो भी ठीक करना भी वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, कोई किसी और फोरम के ज़रिए नहीं है। फिर एक और बात भी है, आप ये नैब वाला कानून जो है 99 में आया था और इसका जो इतलाक़ था वो 85 से है, और इसको चैलेंज भी किया इस इतलाक़ के हवाले से, और बड़े वैलिड ग्राउंड्स पे किया कि जी पिनल जो है ना, जो पेनाल्टी है वो बैक डेट से तो नहीं वो कर सकते, आप इम्पोज नहीं कर सकते, या फिर जहाँ पे उस कानून में जहाँ पे कोई पेनाल्टी, मगर उसको मेंटेन किया। मेरे ख्याल असफंदियार वली वाला केस है। तो ये ऐसे ही है। तो फिर अगर उस प्रिंसिपल पे जाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये हिस्सा जो है ये रिव्यू के लिए बात बनती है शायद। अगर किसी का फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई मेरा मामला है और गलत फैसला हुआ है,
भले उसमें टाइम भी गुजर गया है, मगर वो टाइम क्या, उसका टाइम के गुजर जाने को बुनियाद बना के मुझे वो एक हक जो आप मुनासिब समझते हैं या समझते हैं कि पार्लियामान ने दुरुस्त फैसला किया है, इस बात को डिनाई किया जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगी नायत एहतराम के साथ। और बिल्कुल जी, एहतराम के साथ ही तलत साहब मैं एक बात कर लूँ, ब्रेक के बाद आके सीधा आपके पास आ जाऊंगा अगर आप एतराज ना करें तो। लेकिन अभी मुझे आपके मूड का आज बड़ा ख्याल है, क्योंकि नहीं मुझे, मैं सिर्फ एक दुख, देखिए मेरा जाती केस है और उसमें मैंने सजा भुगत ली है और मुझे अब वो मेरे 5 साल लुटाए नहीं जा सकते। कामरान मुर्तज़ा साहब का मैं एहसानमंद हूँ कि ये मेरे वो वकील हैं जब पाकिस्तान में, और अब कुछ जज भी बन गए हैं जो मेरे वकील होना भी पसंद नहीं करते थे। और गुजारिश ये है कि मेरा, अगर मैं अपना ये दाग उतारना चाहता हूँ, ये दाग मेरे पे कम है, ये अदलिया पे मेरे से बड़ा दाग है कि मेरे जैसे नौजवान को उन्होंने बगैर वजह से नाअहल किया है। तो क्या ये रिव्यू या ये पिटीशन लगती तो अदालत का दाग दुबता या मेरे 5 साल वापस आते? तो खुदा के लिए पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अदालत को लगा के कम से कम अपने आप से तो दाग धो दें, फिक्र ना करें, इससे कोई इलेक्शन पे अब फर्क नहीं पड़ना। इलेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन ब्रेक के बाद ज़रा डिस्कस करेंगे कि ये जो माजी में आपने कार्रवाइयाँ की होती हैं उनको आप आइनी तहफ़्फ़ुज़ जब देने लग जाते हैं तो वो उससे भी बड़ी भयानक कार्रवाई लगती है। क्या ये स्ट्राइक डाउन होना रिव्यू के अंदर जाके इसको रिस्टोर किया जा सकता है? पार्लियामेंट ने अगर कानून बनाया है तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि 70% ठीक है, जो बाकी 30% है उसमें से 20% निस्बतन ठीक है और 10% हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे जो हमें लेके आए थे उनकी बड़ी सुबकी होती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, सियासतदानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, अदालती निज़ाम को इस्तेमाल किया गया है जबर के लिए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए, जिला वतन करने के लिए और सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ज़रा मैं दोबारा तलाल साहब आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा वजाहत कर दें। एक तो आपने अपने केस की मिसाल दी, लेकिन उसमें इशू ये है कि जब वो केस खुलता अगर, तो फिर पता चलता ना कि किसने आपको किस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई करवाया। तो सिर्फ जज तो नहीं थे, उसके पीछे आपको पता है उस वक्त के जो तुरम खान थे वो लोग मौजूद थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम भी आएंगे, तो ये तो फिर लड़ाई बढ़ जाएगी ना। तो अच्छा है फिर उन्होंने कहा जी कि माजी के किस्से जो है वो दबे रहने थे कि नहीं। देखिए गुजारिश ये है कि मेरे लिए तो वो जज साहबान ही मेरा मतलब है, मैं तो उन पे इल्ज़ाम ठहराता हूँ ना, या मैं उन्हें ही कहता हूँ कि भी उन्होंने किया है, वो अपने फैसले में लिख दें। या कम से कम मेरा मतलब है ज़्यादातर रिटायर अगर हो चुके हैं तो 70 साल प्लस है, और मेरा क्या डर है, उनको अल्लाह पास पे जाने का भी वक्त हो गया, सच बोल दें। अल्लाह मियाँ से पास जाने से पहले इस पाकिस्तान के लोगों को बता दें कि ये जो नाहलियाँ हमने की थी, ये जो फैसले किए थे, ये जो लोगों को पाबंद सलासल किया था, और जो हम कठपुतलियाँ बनते, किन से बनते रहे? मेरा मतलब इससे, और अभी भी वो 15-15 लाख रुपया की वो पेंशन ले रहे हैं और फौत होने के बाद उनके घर वालों को भी मिलनी है। तो पाकिस्तान के लोगों पे इतना एहसान कर जाए, बता दें कि ये फैसले उन्होंने किसके कहने पे किए हैं, क्योंकि मैं अगर कहूँगा तो लोग कहेंगे कि पता नहीं इसमें कोई नैरेटिव बना रहे हैं या सियासी फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। तो जिन्होंने किए हैं वो बताएं, हम तो उनके पास अपना दोबारा केस रखना चाहते थे। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तीनों शिकों के ऊपर आपको कंसिस्टेंट नज़र आते हैं। वो उन्होंने इसमें ये बात कबूल कर ली कि चीफ जस्टिस होते हुए भी वो माइनॉरिटी में चले जाएं तीसरी शिक के ऊपर, तो ही इज़ कंसिस्टेंट दैट वे। लेकिन क्लियरली कोर्ट के डायनामिक्स जो हैं, जब माजी के किस्से खोदने का वक्त आता है वो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। नहीं जी बिल्कुल नहीं, देखें वहां पे तो आज अगर आप देखें आज भी क्या हुआ, आज सारे काम किए हुए आज अटॉर्नी जनरल जो हैं, जब उन्होंने 184(3) के नीचे जो 1973 के बाद से 238 अज खुद नोटिस का हवाला था, और फिर उसके अंदर जो है वो एक जिन्होंने इनको सज़ा दी थी साकिब निसार साहब, उन्होंने 1 साल के अंदर 38 अज खुद नोटिस लिए थे। द हाईएस्ट जो अज खुद नोटिस लिए गए वो उनके दौर के अंदर लिए गए एज ए चीफ जस्टिस। तो जब माजी के इन फैसलों का हवाला देना शुरू किया तो आपने देखा यही 5 जज साहिबान जो हैं, इन्होंने तवातुर से कहा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चार्जशीट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आया था कि हम आईना देख के माजी के अंदर हम क्यों, जब आप हमें आईना दिखाते हैं तो हम क्यों फिर
उसके ऊपर हम इस तरह से लेकिन करते हैं। वाज़ेह जैसे- अंदाज से चीफ जस्टिस साहब का ये बयानिया जो है ये मेजॉरिटी का बयानिया अब नहीं लगता आपको कोर्ट के अंदर, तो इस मामले पर नहीं देखें, माजी इसमें को आप ये खरीदने देखिए, के हवाले से आप ये- आपको अभी देखिए, अभी जो है ना, इसमें ये एक बड़ी एक इस जो जजमेंट ऑर्डर है आज का, इसमें एक बड़ी एक अभी पुरसरारियत है एक हद तक। देखें, 10-5 की एक अक्सरियत जो है वो इस कानून को कह रही है किस हवाले से कि बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस के मशवरे से बननी चाहिए थी। अब इसके अंदर एक बहुत चीज़ छुपी हुई है कि मेजॉरिटी जो है वो इस बात पे इत्तफाक करती है कि ऐसा होना चाहिए था कानून नाफिज होने के बाद। अब उसके बाद बेंच भी बने, फैसले भी आए, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा, तो ये जो है ना एक बड़ी अहम जरा कामरान साहब जो है जिसमें वो जजमेंट एंड रिव्यू का भी कागजात को फैसला रिव्यू है। करें। कामरान साहब से पूछ लेते। कामरान साहब जरा एक लाइन कह दूं जी, गो अहेड बताइए। एक क्या जिन जजेस ने कहा है 5 ने कि ये नहीं होना चाहिए, तो क्या बेंच फॉर्मेशन के अगर वो सीनियर तरीन जजेस में आते हैं तो वो फिर आइंदा इसका मतलब है नहीं बैठा करेंगे, उसमें किसी और को मौका दे देंगे, क्योंकि उन्हें तो अच्छा नहीं लगा ये कानून। नहीं, अगर इस तरह कोर्ट चलती होती तो हालात ही होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि अब वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी भी करें, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का हल्फ लिया हुआ है। लेकिन सेनेटर साहब अगर इसको वापस जाए तो चीफ जस्टिस साहब जिनको आपने एंडोर्स भी किया है, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए मुख्तसर वक्त में जिसकी वजह से एंडोर्समेंट्स उनकी बढ़ भी गई हैं। आज तो वो लोग भी उनको एंडोर्स कर रहे हैं जो कल तक मजे ले रहे थे कि जी चीफ जस्टिस इसको नहीं बनना चाहिए। बहरहाल तो लेकिन माजी को जब कुरेदने की बात आती है सेनेटर साहब, तो उस वक्त सेंटीमेंट बादी नज़र में चीफ जस्टिस साहब के हक में नहीं है कोर्ट के अंदर। इसकी आप क्या तशरीह करते हैं? आने वाले दिनों में ये कितना अहम होगा? देखिए, इसमें अगर हम सेंटीमेंट्स पे चलें तो फिर मेरा ख्याल है कानून पे नहीं चल पाएंगे। यहाँ पे कानून में जो है वो जज्बात को हमको उठा के एक तरफ रख देना पड़ेगा, और उसमें बाज़ औक़ात आप ख़ुद भी उसकी ज़द में आ जाते हैं, और अगर आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, कानून के ऊपर जो है ना वो अमल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ कानून पे ही अमल होना चाहिए, और यही पाकिस्तान की बका का रास्ता है। वो तो आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं दोबारा इस तरफ जाना चाहूँगा कि जब माजी के किस्से खोलने का मामला आता है, जो तलाल चौधरी साहब भी बार बार बात कर रहे हैं, कयूम सिद्दीकी साहब भी बात कर रहे हैं, जो माजी में हुआ उसका हम इस वक्त भुगत रहे हैं, लेकिन माजी का दरवाज़ा खटखटाने के ऊपर चीफ जस्टिस साहब माइनॉरिटी में नज़र आते हैं आपको। कोर्ट का सेंटीमेंट उस हक में नहीं है। उनके पास शायद वो इसलिए चाह रहे होंगे कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, मगर अगर गलती जो है वो उसमें गलती को अगर दुरुस्त कर लिया जाए। देखिए, वो जिस तरह से अपना तलाल साहब कह रहे हैं कि मुझे मेरे 5 साल तो नहीं लुटा सकते, या उस स्टिग्मे के साथ जिस तरह से उन्होंने गुजारा एक कन्विक्टेड पर्सन के तौर पे, तो वो तो उसको वापस नहीं मिल सकता। अब वो उसका कोई उसको इफेक्ट भी नहीं होगा, प्रैक्टिकली वो नहीं होगा, मगर वो स्टिग्मा अगर किसी से रिमूव हो जाए तो क्या वो अगर गलत है वो फैसला, तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा? या चले तलाल साहब को भी शौक छोड़िए, मैं मियां नवाज शरीफ का मामला जो है बिल्कुल सिरे से गलत है, उसकी कोई तुक नहीं बनती है, और अगर वो गलती अगर हम दुरुस्त कर लें, जैसे और बहुत सारे ऐसे और फैसले फिर उसमें तो वो कन्विक्ट करने वाले जज का कन्फेशन भी मौजूद है। सर, बहुत चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए, और अगर पॉलिटिशियन कहता है कि जी हम जो है ना वो क्या ट्रुथ कमीशन की तरफ जाएंगे, तो वो ये एक ट्रुथ कमीशन ही समझ लीजिए कि कम से कम जो है ना वो अगर हमारे बड़ों ने फ़र्ज़ कर लीजिए, चले हम इस तरह से इसको लेते हैं, अगर बड़ों ने कोई गलती की है और वो बड़ों की गलती अगर दुरुस्त हो जाती है और किसी से वो दाग धुल जाते हैं, वो कहते हैं कि वो कन्विक्टेड नहीं थे, तो क्या ये ठीक नहीं हो जाएगा? गलती और ये गुनाह तो फिर अगर फर्ज कर लीजिए, अगर इसको एक और एंगल से लेते हैं कि वो गुनाह तो फिर एक गुनाह जारिया में रहेगा ना जी। तो अगर वो गुनाह उस पर अगर कोई रोक लगा दी जाए, वाह, गुनाह जारिया, ये JUI का कोई जय्यद आलिम और मुहक्किक और कानूनदानी ऐसी बात करता है, गुनाह जारिया, ये हमें बार बार रीइंफोर्स करना चाहिए। तो चले तलाल साहब, गुनाह जारिया की बात करें, इसको एक और जाविये से भी देखें। वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मीनें उनके कहीं और होती थी, बैठे वो कहीं और होते थे, और मज़ारों के ज़रिए वो ज़मीनों को टिल करते थे। तो ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो रिटायर होने के बाद भी कोर्ट चलाना चाहते हैं। ये बड़ा ख्याल है कि उन्होंने को बंदे छोड़ के गए हुए हैं, तो ये तो फिर क्लिनजिंग सारों की होनी चाहिए ना, इसके बगैर तो काम नहीं बनेगा। मेरा ख्याल था जी कि बहुत सारी जो पेंडिंग शिकायत थी जुडिशल कमीशन में, पहले उनका फैसला होना चाहिए था, और
मतलूबा जो जजेस हैं वो नए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप कह रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले उनके फैसले होते और उसके बाद एक जो जज साहिबान की सीटें खाली होती उस पर जज साहिबान आते और एक फुल कोर्ट होती। मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे इधर रवाज बन गया है कि अब फलां है तो उसके चैम्बर का जज बनेगा, अब फलां है तो उसका कोई रिश्तेदार बनेगा, या उनके साथ जिसने वजीर कानून ने उनको जज बनाया था अब उसका दामाद हम बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये काम जो है ये भी ख़त्म हो जाता और जिन लोगों पे एतराज़ और बड़े सीरियस एलिगेशंस है उन लोगों ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को उड़ा के रख दिया है और अपनी वो जो शिकायत हैं वो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यानी पार्लियामेंट चू ना करे और वो और बेंच में हम बैठ रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले और पार्लियामेंट के बनाए फैसले रद्दी की यानी उसको मुस्तरद कर रहे हैं। तो पहले उनके फैसले होते, बाद में ये फुल बेंच बनने चाहिए। क्विकली ये ज़्यादा हम एजेंडा लोड नहीं कर दिया हमने चीफ जस्टिस साहब के लिए, अगर वो सारा काम ये करे तो योर टेक फाइनल वर्ड्स। नहीं बहरहाल है तुसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना किबला तो दुरुस्त करना होगा। मार्शल लॉ जायज़ करार देने के फैसले जो हैं अगर हमने 31 जुलाई को रिविज़िट किए हैं तो फिर ऐसे वो फैसले भी जिनके ज़रिए से मईशत को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उसमें मैनेजमेंट की गई और मैनेज करके फैसले लिए गए, उसका भी नोटिस लेना होगा। नोटिस लेना चाहिए। ये जो दामादी की बर्बादी है पाकिस्तान के अंदर ये बहुत खतरनाक है, इसको भी एड्रेस करना चाहिए। Exactly, वो मेरा ख्याल है मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर स्टे वाला मामला भी इसके साथ साथ देखते हैं उसका क्या बनता है। राज़ी, इसके बाद हम आपको गज़ा लिए चलेंगे। नाज़रीन आइए अब आपको गज़ा लिए चलते हैं जहाँ से हमें वफ़ा अल-दीनी सहाफ़ी ज्वाइन कर रही हैं, जिन्हें कल ज्वाइन करना था लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाई। वफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. Brave of you to actually do this for us. How do you evaluate the current situation in Gaza? As you reported, that Israeli blocked food and they blocked fuel from entering the besieged Gaza Strip. So as a result of this thing, just 2 hours ago, the only power plant here in the besieged Gaza Strip, it shut down, and now there is no electricity in Gaza, no food. No supplies come from outside, and in the other side, the Israeli occupation warplanes and the drones, they fill the Gaza sky. There is like non-stop bombing everywhere. There is massacres. Like after like from an hour to another, there is a massacre. They just hit the houses while the families are just gathered with each other in their homes. Some of them, they were just like eating their breakfast or sleeping or something like that. And then they just bomb their homes, killing the whole entire families. Just like this morning in our neighborhood, a family consists of nearly 15 members. Like 11 of them are still right now under rubble, and just 6 of them get massacred in an Israeli airstrike that targeted their home. They did nothing, and they were just, they have like guests in their home, like some of their friends and their relatives. They came to take a refuge because they think that their houses are not safe. So they went to their relative house in order to like seeking for refuge, And then the Israeli occupation warplanes, they hit their home and killed nearly 6 so far, and 11 are still missed under the rubble so far. And we can say like in the coming hours or the coming maybe days, things will be exacerbating regarding like the hospitals here. We know that only very few hospitals here in the besieged Gaza Strip. And we have also shortage in medical supplies as well. Here we are talking about nearly 1,000 Palestinians get massacred and nearly 9,000 got injured so far. Like half of those victims are from kids and from women. And you know that in Gaza here, like half of the population are from kids. So always we have so many victims from the kids and from the women. Desperate situation. Hamas is responding.
How long can Hamas resist this onslaught of barbarity? I don't know, like you can just ask them, but the thing here, we know we do believe in the resistance here in Gaza. We know that they calculate everything and they make like this thing as the last resort for the Palestinian people. We have been suffering since nearly 75 years so far from the occupation, brutality, subjugation, and attacks. It becomes like a daily basis here. We have like witnessing or surviving Israeli aggression or Israeli attack on the Palestinian people. Like we have nearly 7,000 or 5,000 Palestinian detainees inside occupation jails. Like 170 of them are from kids, from minors. Their ages are just from 9 to 18 years old. And we are talking about like nearly 40 Palestinian women are still, in the occupation custody, and no one talks about this. That like they just enter the occupation jails. They are like healthy, in a good health, but when they got released, like most of them got diseases and cancers and chronic diseases, and some of them lost their minds, in fact, because of the bad situation inside the occupation jails. And something also, that nearly like we have more than 200 Palestinian detainees. They died inside the Israeli occupation jails, and no one condemned this thing. This happens like since long years, and now they are just blaming the Palestinian for initiating this attack and so on. But in fact, what is happening here is really a violation to the international law. You have been in this for a very long time now. How do you evaluate the response from the Muslim countries so far regarding what's happening, what Israel is doing to the Gazans? Actually, the Muslim Ummah, we know that the peoples are really so supportive. They support us. But in fact, what is happening, in fact, from the country's officials, they do nothing, in fact, to the people of Palestine. We are being here like massacring. There is a genocide, and we didn't see any of the Arab countries or the Muslim countries. No one we heard only just condemnations, and this is nothing. We need tangible actions on the ground. Like, that in Al-Aqsa Mosque also, they just disparate Al-Aqsa Mosque many times. They humiliate the Palestinian women in occupied Jerusalem, like many times they assaulted them. So many injustice, many oppression is happening here, and the world is still silent. When we talk about the Muslim and the Arab countries, some of them, they normalized, in fact, with the Israeli occupation authority, and this is really, it's like a slap to us as Palestinian people. And we know because of the normalization, they do not do anything for us, and here we feel that we are just fighting the occupation, oppression, and getting our freedom just by ourselves. And in fact, talking about the U.S. and the other Eastern and European countries, now they are talking about supplies and aids to Israel, while for Palestinian people, no one say anything. Even they closed the borders, they cut the fuel. And now I'm telling you that the only power plant just shut down. We don't have electricity. And in the coming days, maybe we are not going to have food or water. So because everything depends on the electricity, and on the fuel as well. So it's like going to be a catastrophic situation. And we didn't hear any of the Arab and the Muslim countries doing anything for the Palestinian people. And it's really a shame thing from them. It really is a matter of shame. Wafa, stay safe. Thank you very much for being with us. नाज़रीन, वफ़ा अल-दीनी की बात आप सुन रहे थे गज़ा से। कल जब हम इनसे रब्ता नहीं कर पाए तो इन्होंने हमें बाद में मैसेज भेजा कि उस वक्त मेरे एक दोस्त की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया था और मुझे ये भी पता नहीं था कि अगला नंबर मेरा आएगा या नहीं, जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ पर हालात क्या हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।